आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में। अक्टूबर के इन्फ्लेशन से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पिछले महीने की तुलना में महंगाई थोड़ी सी कम हुई है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है कि भाई इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई, मुद्रास्फीति थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी स्टे वाचफुल। स्टे का मतलब है बने रहना, और वाचफुल का मतलब होता है चौकन्ना। यानी कि ठीक है, महंगाई में थोड़ी सी हल्की सी कमी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी अलर्ट, ठीक है ना, अभी भी अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड। देखो ये जो इल अफोर्ड लिखा हुआ है एक तरह की ईडियम है। इल अफोर्ड का मतलब है कि हम इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते। किस चीज़ को? टू ड्रॉप देयर गार्ड। ये भी एक ईडियम है। टू ड्रॉप वंस गार्ड। ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब होता है कि आपने अलर्टनेस को खो दिया, कि आप जो है असावधान हो गए, उसे कहा जाएगा ड्रॉप वंस गार्ड। तो कुल मिला के हम इस बात को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते कि असावधान हो जाए, यानी कि सावधान तो बने ही रहना होगा। इन द फाइट, ये जो हमारी लड़ाई है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में पॉलिसी मेकर्स को इस बात की ज़रूरत है कि वे अलर्ट बने रहे। ठीक है ना, ड्रॉप वंस गार्ड है ना, कि भाई गार्ड को कम करने की ज़रूरत नहीं है ना, यानी कि चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। अक्टूबर्स इन्फ्लेशन डेटा पॉइंट। अक्टूबर के महंगाई से संबंधित जो आंकड़े हैं वे इस ओर इशारा करते हैं। किस ओर? टू अ वेलकम सॉफ्टनिंग इन प्राइस गेन। कि प्राइस गेन का मतलब है कीमतों का बढ़ जाना, कि प्राइस गेन में थोड़ी सी कमी आई है ना। सॉफ्टन होने का मतलब है किसी चीज़ में थोड़ी सी नरमी आना, थोड़ी सी कमी आना, और ये बात जो है स्वागतपूर्ण है। दैट शुड ऑफर। तो ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं कि अक्टूबर में थोड़ी सी महंगाई कम हुई है, इसके माध्यम से ये होना चाहिए, ऑफर का मतलब है प्रदान करना, ठीक है ना। तो ये आंकड़े जो है प्रदान करना चाहिए क्या? सम सक। इस सक का मतलब होता है थोड़ी सी राहत। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, स्पेलिंग मिस्टेक में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। डबल सी आता है इसमें, ध्यान रखना है ना। सकर इसका मतलब है राहत, और इसके साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं इनके माध्यम से थोड़ी सी राहत जो है मिलनी चाहिए किन्हें? मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़। कुल मिला के इन आंकड़ों के माध्यम से जो मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जो मौद्रिक नीति निर्मित करने वाले लोग हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए ना। ये आंकड़े उनके लिए राहत की बात होना चाहिए। हु यहाँ पे आया है मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ के लिए, है ना, कि भाई जो मौद्रिक नीति बनाते हैं उन अधिकारियों के लिए। हु हैव बीन बैटलिंग। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ है ये क्या कर रहे थे? हु हैव बीन बैटलिंग, लगातार जो है संघर्ष कर रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे। टू रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। तो आउट ऑफ कंट्रोल जो इन्फ्लेशन है ना, यानी कि महंगाई जो है लगातार भागती जा रही थी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए लगातार मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ जो है वे काम कर रहे थे। सिंस, कब से ये महंगाई जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही थी? सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। इस साल की शुरुआत से हम देख रहे थे कि लगातार महंगाई जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, और इसी को कंट्रोल करने में मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ जो हैं लगे हुए थे। तो उनके लिए अक्टूबर के जो आंकड़े हैं वो थोड़ी सी राहत की बात होना चाहिए। रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा क्षेत्र में अगर हम महंगाई की बात करें, और प्राइस गेन का मतलब है मूल्य में वृद्धि होना, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो ये CPI, इसके माध्यम से क्या है, एक तरीके से ये जो CPI है ना, इंडेक्स है, सूचकांक है ना, ये बताता है कि भाई कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी आई इन्फ्लेशन में। तो CPI के अनुसार जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, महंगाई थोड़ी सी कम हुई है टू 6.77% लास्ट मंथ फ्रॉम सेप्टेम्बर्स
7.41%। देखो सितंबर की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन कितनी थी 7.41, और अक्टूबर में कितनी रही 6.77, है ना। तो कह सकते हो कि भाई लगभग 1% जो है कम हुई। एडेड बाय, एड का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, है ना। एडेड बाय एन अप्रिशिएबल डिसलरेशन, है ना, कि भाई अप्रिशिएबल, है ना, कि भाई आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। बाय एन अप्रिशिएबल डिसलरेशन, डिसलरेशन का मतलब होता है थोड़ी सी कमी आना इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन। तो हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ी सी ये जो फूड प्राइस है, फूड प्राइसेस से संबंधित जो महंगाई है उनमें कमी देखने को मिली है, और ये कमी मतलब काफ़ी ठीक ठाक है ना। एन अप्रिशिएबल डिसलरेशन देखने को मिला है। द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, अगर ईयर ऑन ईयर का मतलब है इस साल का जो मंथ है उसकी हम तुलना करेंगे पिछले साल के सेम मंथ से। द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द CPI इंडेक्स इज का मतलब है थोड़ी सी राहत मिलना, थोड़ा कमी आना, थोड़ा सा कम होना, है ना, रिड्यूस होना बाय ऑलमोस्ट 160 बेसिस पॉइंट्स इन अक्टूबर। तो अब देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वर्ष के अक्टूबर की तुलना हम पिछले वर्ष के अक्टूबर से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर हम ये जो हमारे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, इसके आधार पे अक्टूबर में, है ना, पिछले साल से तुलना करते हुए 160 बेसिस पॉइंट की जो है कमी आई है, ठीक है, टू 7.01% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स 8.60%, ठीक है। अब देखो पिछले साल की अगर आप तुलना कर रहे हैं तो जो सितंबर मास है ना, पिछले इस वर्ष का अगर हम बात करें सितंबर की, पिछले सितंबर से तुलना करें तो महंगाई थी इतनी, है ना, 8.60%, और अक्टूबर की तुलना अगर हम पिछले साल से करें तो ये हमें देखने को मिली 7.01%, ठीक है। हेल्प्ड बाय, अब देखो ये जो थोड़ी कमी देखने को मिली है, इस कमी में यानी कि ये महंगाई में जो थोड़ी कमी देखने को मिली है, इसमें इस चीज़ की भी हेल्प है ना, यानी कि अ डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स। देखो ओवरऑल जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन में कमी आई है उसमें योगदान है ना, हेल्प्ड का मतलब है यहाँ पे योगदान है, मदद मिली है। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, की कई जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनके प्राइस में कमी आई है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, एंड ऑयल्स एंड फैट्स, है ना। तो आप कह सकते हो कि कई जो फैट्स हैं हमारे, ऑयल्स हैं, तेल हैं, दालें हैं, फल हैं, इनकी कीमतों में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है, ऐसा सरकार ने कहा, द गवर्नमेंट सेड। विथ द फूड एंड बेवरेजेस सब इंडेक्स प्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 46% ऑफ द CPI वेट। अब देखो ये जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंतर्गत कई सारी वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो CPI में जिन जिन वस्तुओं को हमने शामिल किया है उसमें अगर हम बात करें फूड और बेवरेजेस की, यानी कि ये तो हो गए, फूड का मतलब हो गया आपका अनाज से संबंधित चीज़ें, बेवरेज का मतलब हो गया आपके पेय पदार्थ जैसे कि दूध है ना। तो ये जो बेवरेजेस हैं और फूड है, ये दोनों जो है लगभग 46%, यानी कि CPI में जो भी आर्टिकल्स हैं, है ना, जो भी वस्तुएं हैं, उनमें फूड और बेवरेजेस से जुड़े हुए जो भी पदार्थ हैं उनका वेटेज है 46%। द स्लो डाउन इन फूड प्राइस गेन्स अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली का मतलब है कि हाँ ये बात समझ में आने लायक है। द स्लो डाउन का मतलब है कमी आना इन फूड प्राइस गेन, यानी कि जो फूड प्राइस से संबंधित, यानी कि जैसे कि गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया, तो फूड प्राइस गेन में कमी आने से क्या हुआ है, ये बात बिल्कुल समझ में आने लायक है कि जो फूड प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई है ना, यानी कि उसमें थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिली। स्टीयर का मतलब होता है डायरेक्शन देना किसी चीज़ को, ओवरऑल इन्फ्लेशन। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि भाई फूड प्राइस में कमी आई, तो इसने एक डायरेक्शन दी किस चीज़ को, कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है ना, टोटल जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई, लोअर। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम,
प्राइस गेन्स इन 3 अदर इसेंशियल कैटेगरीज। इसेंशियल कैटेगरीज का मतलब हो गया कि भाई ठीक है, फूड हो गया आपका, बेवरेजेस हो गया, इसके अलावा 3 अन्य महत्वपूर्ण कैटेगरीज की अगर हम बात करें, खास करके जैसे कि कौन सी हैं वो 3 अन्य महत्वपूर्ण कैटेगरीज। क्लॉथिंग एंड फुटवियर, एक तो हो गया आपके कपड़े, इसके अलावा आपके जूते चप्पल। हाउसिंग है ना, आपका हो गया हाउस है ना, घर। एंड हेल्थ, और अगर हम बात करें चिकित्सा क्षेत्र की, तो इन 3 क्षेत्रों में महंगाई जो है ना वो कम नहीं हुई है। ठीक है ना, कि भाई ठीक है, बाकी क्षेत्रों में महंगाई कम हुई है लेकिन इन 3 क्षेत्रों में जो है महंगाई कम नहीं हुई है। रिमेंड, इन 3 क्षेत्रों में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, रिमेंड वो बनी रही। आइदर लिटिल चेंज, या तो कह सकते हो कि थोड़ी बहुत चेंज हुई है ना के बराबर चेंज देखने को मिला है। फ्रॉम सितंबर, यानी कि सितंबर से हम अक्टूबर में आए, तो खास करके ये जो 3 क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्लॉथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग एंड हेल्थ, इनमें या तो ना के बराबर चेंज, देखो यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अगर यहाँ पे लिखा होता अ लिटिल, इसका मतलब है कि भाई थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। फ्रॉम सितंबर, और क्विकन, क्विकन का मतलब है और बढ़ जाना, और तेजी आ जाना। तो इन 3 क्षेत्रों में या तो महंगाई न के बराबर परिवर्तित हुई, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ी सी और ज़्यादा और हो गई इन क्षेत्रों में ना, लेकिन ओवरऑल महंगाई में कमी आई है। वो कमी आने का कारण है फूड प्राइसेस और वेजिटेबल्स। इन्फ्लेशन एट द होल सेल प्राइस लेवल, अगर हम बात करें महंगाई की किस स्तर पे, थोक है ना, थोक लेवल पे है ना, होल सेल। भाई एक तो होता है रिटेल, रिटेल का मतलब है कि कस्टमर एक दुकान पे जाके जो आप आइटम्स खरीद के लाते हो ना, वो तो हो गया रिटेल। और व्यापारी जब बड़े स्तर पे माल को खरीदते हैं ना, तो वो हो गया आपका थोक, होल सेल। तो होलसेल प्राइस लेवल की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है ऑल्सो कंटिन्यूड टू डिसलरेट, डिसलरेट का मतलब है कमी आना। तो होलसेल लेवल पे भी इन्फ्लेशन में लगातार जो है हमें कमी देखने को मिली है। ठीक है ना, थोड़ी कमी आई है। विथ द हेडलाइन रीडिंग ईजिंग इनटू सिंगल डिजिट्स, हेडलाइन रीडिंग कि भाई जो हमारा सूचकांक है ना, उसकी रीडिंग को अगर हम देखें है ना, मीटर की रीडिंग को चेक करते हैं। इसी तरह से मुख्य रीडिंग्स को अगर हम देखें, सूचकांक ने जो हमें रीडिंग्स दी हैं, ईज का मतलब है कम होते हुए, इनटू सिंगल डिजिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19 मंथ्स, पिछले 19 महीनों में पहली बार हमें देखने को मिला कि होलसेल क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में देखी गई। अ फेवरेबल बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट का मतलब होता है, देखो हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़, कोई आंकड़ा निकालते हैं हम है ना, कि भाई पिछले साल की तुलना में इस साल महंगाई कितनी रही। अब बेस इफेक्ट का मतलब है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मान लो आपने पिछले साल के मार्च से और इस साल के मार्च तक को कंसीडर किया, तो आपका आंकड़ा कुछ और आएगा। लेकिन आपने पिछले साल के फरवरी से और इस साल के फरवरी को काउंट किया, तो आंकड़े में थोड़ी सी कमी, फेरबदल हो सकता है ना, हल्का सा। तो कुल मिला के बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस को बदलते हो, तो आपका जो आंकड़ा है उसमें परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं बेस इफेक्ट। जैसे मान लो अगर आप दिवाली के बाद से लेकर, अगर दिवाली के बाद आप बेस पॉइंट बनाते हो अपना, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट बनाते हो, तो आंकड़े कुछ और आएंगे। लेकिन आपने दिवाली के पहले से काउंट करना चालू कर दिया, तो हम जानते हैं ना दिवाली के आसपास लोग बाग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो फिर अंतर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। अ फेवरेबल बेस इफेक्ट अलोंग विथ अ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल स्पष्ट। कूलिंग का मतलब है थोड़ा सा कम होना, रिड्यूस होना। इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ का मतलब हो गया आपकी वस्तुएं, इंक्लूडिंग। तो एक तो क्या है कि फेवरेबल बेस इफेक्ट है ना, कि भाई बेस इफेक्ट भी अनुकूल रहा। और दूसरी बात हमें क्या देखने को मिली, अलॉन्ग विथ का मतलब है इसी के साथ में हमें ये देखने को मिला, स्पष्ट रूप से थोड़ी सी कमी आई। किन चीज़ों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वस्तुएं हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिली, उनकी कीमतों में। खास करके क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इसके अलावा स्टील है। अमिड का मतलब होता है के बीच है ना, गैदरिंग अनसर्टेनिटी। इन गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होते हुए है ना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को, इकट्ठा होते हुए। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, ठीक है, कि भाई जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं
उनमें हमें क्या देखने को मिल रहा था, अनिश्चितता जो है निर्मित होती जा रही थी। तो इन अनिश्चितताओं के बीच हमें क्या देखने को मिला कि जैसे कि क्रूड ऑयल है, स्टील है ना, इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं इनके मूल्य में थोड़ी कमी आई। ठीक है, तो आप कह सकते हो, अब ये देखो यहाँ पे ये जो वाज आया है, ये वाज किसके लिए आया है, ये वाज आया है फेवरेबल बेस इफेक्ट के लिए। देखो आपने कोई सब्जेक्ट लिखा और उसके साथ में आपने जोड़ दिया अलोंग विथ, है ना, एज वेल एज। ठीक है, तो ये जो एज वेल एज या अलोंग विथ के साथ आप जोड़ते हो ना, इससे वर्ब का कोई लेना देना नहीं होता। वर्ब आती है आपके मेन सब्जेक्ट के अनुसार। तो अ फेवरेबल बेस इफेक्ट वाज लार्जली इंस्ट्रूमेंटल, यहाँ इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हो गया सहायक, इन टेम्परिंग। देखो कोई भी शब्द जो होता है ना, उस शब्द को हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना है कि भाई यहाँ पे इसका मतलब क्या होना चाहिए, है ना। आप डिक्शनरी चेक करते हो ना, तो डिक्शनरी में इंस्ट्रूमेंट के कई मतलब मिल जाएंगे आपको। अब आपको उस मतलब को लेना है जो आपकी लाइन से मैच खा रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा इसका कि ये जो फेवरेबल बेस इफेक्ट है, ये वाज लार्जली, है ना, ये प्रमुख तौर पे आप कह सकते हो या बड़े तौर पर सहायक था किस चीज़ में, इन टेम्परिंग। टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना। अब यहाँ भी हम बात करें टेम्पर, तो जब आप डिक्शनरी चेक करोगे तो टेम्पर के कई मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे मतलब है टेम्पर का कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना। तो फेवरेबल बेस इफेक्ट जो था वो भी बहुत ही बड़े तौर पे सहायक था इन टेम्परिंग होल सेल प्राइस गेन, है ना, कि थोक, आप कह सकते हो कि थोक क्षेत्र में जो मूल्य वृद्धि है उसमें, उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक जो योगदान था वो बेस इफेक्ट का भी था, है ना। तो ध्यान रखना, बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से आपका जो भी डेटा आप लेना चाह रहे हो ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है ना, वो परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो ये बेस इफेक्ट फेवरेबल था, है ना, इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। स्टिल, फिर भी, अ क्लोजर लुक एट सीक्वेंशियल ट्रेंड। सीक्वेंशियल ट्रेंड का मतलब है कि भाई एक के बाद एक लगातार, है ना, सीक्वेंस में ट्रेंड्स इन रिटेल इन्फ्लेशन, कि रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, है ना, और सीक्वेंस वाइज बात करें, है ना, कि पिछला महीना फिर उससे पिछला महीना, है ना, इस तरह से अगर हम बात करें और उस पर एक क्लोज लुक डालें, है ना, एक उसको जो है हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, स्पेशली खास करके इन फूड आइटम्स, है ना, खास करके फूड आइटम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हमें देखने को मिलता है, फ्लैग। फ्लैग का मतलब है इस बात को चिन्हित करना, इस बात को दर्शाना। द इम्पेरेटिव फॉर पॉलिसी मेकर्स। देखो इम्पेरेटिव का यहाँ पे मतलब है आवश्यक, है ना, इस बात को जरूरी बना देना, इस बात को आवश्यक बना देना, फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो अगर हम फूड आइटम्स को देखें, है ना, उससे संबंधित इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो कुल मिला के फूड आइटम्स से संबंधित जो इन्फ्लेशन है वो इस बात को चिन्हित करता है कि ये आवश्यक है पॉलिसी मेकर्स के लिए टू रिमेन वाचफुल, कि वे अभी भी वाचफुल बने रहें, यानी कि अलर्ट बने रहें। वाइल, जबकि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस, कि वेजिटेबल की जो प्राइसेस हैं उसकी अगर हम बात करें तो, और उसकी ईयर ऑन ईयर, है ना, यानी कि पिछले साल से इस साल की अगर हम तुलना करें, यानी कि कोई पर्टिकुलर मंथ आपने लिया और इस मंथ की आप पिछले साल के मंथ, सेम मंथ से तुलना कर रहे हो, तो इसमें हमें कमी देखने को मिली, है ना, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइस, कि वेजिटेबल प्राइस में ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन है उसमें हमें कमी देखने को मिली, है ना। कितना रहा ईयर ऑन पिछले महीने, ये रहा वेजिटेबल प्राइस इन्फ्लेशन 7.77% फ्रॉम सेप्टेम्बर्स ब्रेथलेस, है ना। अब देखो ये जो ब्रेथलेस का मतलब क्या होता है, जनरली हम इसका प्रयोग करते हैं जैसे आपको सांस नहीं आ पा रही है ना, उसके लिए बोलते हैं कि आई वॉज फीलिंग ब्रेथलेस। ठीक है, तो ब्रेथलेस का मतलब है कि भाई सिचुएशन जो है ना वो, आप कह रहे हो, कह सकते हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है, ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है सिचुएशन पे, है ना, इसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। 18% पेस, पेस का मतलब है यहाँ पे चाल। अब देखो सितंबर में जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं वो 18% पे थी, और फिर हमें जो है तीव्र रूप से कमी देखने को मिली, और अक्टूबर में इतनी कमी देखने को मिली, है ना, लगभग 7.77%, है ना। तो कुल मिला के आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी आगे क्या लिखा हुआ है, द मंथ ऑन मंथ गेन्स एक्सिलरेट का मतलब होता है तेजी आना, टू अ 4 मंथ हाई। देखो यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेट किया कि
ये जो 7.77% है और ये जो 18% है, ये तुलना जो है ना, ये तुलना है पिछले साल के सेम सितंबर और अक्टूबर से। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ गेन्स एक्सिलरेटेड टू अ 4 मंथ हाई ऑफ 4.1%। देखो पिछले साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो चेंजेस आया और इस साल सितंबर से अक्टूबर के बीच जो चेंजेस आया उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है। ये जो 4.1% है ना, ये मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट किया है ना। देखो क्या है कि ये जो इकोनॉमिक्स आर्टिकल्स होते हैं ना, इनमें आंकड़े कुछ ज़्यादा दे दिए जाते हैं ना, कई बार बेफालतू के आंकड़े दे दिए जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही जो है तुलना करने लग जाते हैं ना, तो उनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड पॉइंट टू, और ये किस ओर इशारा करते हैं ये आंकड़े, कंसर्न्स है ना कि, और एंड पॉइंट टू कंसर्न्स का मतलब ये चिंता का विषय है, दैट कि द सप्लाई डिसरप्शन। देखो डिसरप्शन का मतलब होता है बाधा, रुकावट, कॉज्ड बाय सप्लाई है ना, कि भाई जो आपूर्ति की जाती है उसमें जो है कई जगह बाधा हमें देखने को मिली। क्यों, क्या कारण था, कॉज्ड बाय अनसीजनल रेन्स, कि भाई अनसीजनल, देखो एक तो होता है सीजन के अनुसार है ना, मौसम के अनुसार, तो इस साल कई जगहों पे हमें बेमौसम बारिश देखने को मिली है ना, अनसीजनल रेन्स देखने को मिली। उसके कारण क्या हुआ, सप्लाई में दिक्कतें आई है ना, जो आपूर्ति होती है उसमें दिक्कत आई है ना। इन वेजिटेबल ग्रोइंग रीजन्स, की ऐसे क्षेत्र जहाँ वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं उन क्षेत्रों में अनसीजनल रेन्स के कारण क्या हुआ, सप्लाई जो है वो बाधित हुई, उसमें रुकावट आई। साथ ही साथ एज वेल एज लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़। देखो पॉज का मतलब होता है कोई समस्या खड़ी कर देना है ना, कोई चैलेंज खड़ा कर देना। पॉज का मतलब है खड़ा करना, खास करके कोई समस्या खड़ा कर देना, कोई चैलेंज खड़ा कर देना। लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़, लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ का मतलब है कि ये जो पूरा आप कह सकते हो कि ये जो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन से मतलब है यहाँ पे कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, सामान है, उस सामान की लोडिंग हुई, अब ये सामान ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होके जो आपके थोक व्यापारी हैं उनके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स है ना। लॉजिस्टिक्स का मतलब है पूरा की पूरा ये जो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन है ना, इन सब को कहा जाता है लॉजिस्टिकल। तो ये लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी हमें देखने को मिली। और ये लॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ जो है क्यों खड़ी हुई, बाय मानसून फ्लडिंग, मानसून के कारण कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली, ठीक है। तो इसके कारण ये जो लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज आई हैं मे कंटिन्यू टू कीप, तो शायद अभी भी ऐसा जारी रह सकता है, टू कीप प्राइसेस वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति में होना ना, अनसर्टेन। तो कुल मिला के ये जो मानसून ने कई सारी समस्याएं खड़ी की हैं, इसके कारण अभी भी जो लॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ पैदा हुई हैं ना, कई जगह पे जो है ना, पुल वगैरह टूट गए, इसके अलावा सड़क जो है उनका नुकसान हो गया, तो लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ खड़ी हो रही हैं। तो इसके कारण क्या है, आगे भी कीमतें जो हैं वो वॉलेटाइल रह सकती हैं ना, अनिश्चितता की स्थिति में रह सकती हैं, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। नियर टर्म का मतलब है आने वाली अवधि है ना, कम से कम आने वाले 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने जो है ना, उनमें तो जो है अनिश्चितता बनी रह सकती है ना। प्राइसेस ऑफ स्टेपल सीरियल्स, देखो यहाँ पे स्टेपल का मतलब है मुख्य है ना, सीरियल्स अनाज, कि मुख्य जो अनाज हैं जैसे कि खासकर आपका गेहूँ या फिर चावल जो है, इंक्लूडिंग राइस एंड वेट ऑल्सो रिमेन। तो मुख्य जो अनाज हैं खास करके राइस और वीट जो है, इनकी कीमतें बनी हुई हैं, ऑल्सो रिमेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न। तो ये भी जो है एक चिंता का विषय बनी हुई है इनकी कीमतें। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, द गवर्नमेंट्स कंसर्टेड एफर्ट्स। देखो कंसर्टेड एफर्ट्स का मतलब होता है समेकित प्रयास है ना, कि भाई आप जो है पूरे ताकत से जो है किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, तो उसको कहेंगे कंसर्टेड एफर्ट्स है ना। तो सरकार के द्वारा जो है बिल्कुल पूरी ताकत से जो है प्रयास किए जा रहे हैं, किस बात के लिए, टू कूल, कम करना, वॉलेटिलिटी का मतलब है अनिश्चितता, कि जो अनिश्चितता बनी हुई है अनाज के क्षेत्र में, ठीक है, उस अनिश्चितता को कम करने के लिए सरकार जो है भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कीमतें जो है चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार क्या कर रही है, यूजिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स। मेजर्स का मतलब हो गया उपाय है ना, एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात। देखो
हम देखो क्या है कि भाई सरकार जो गेहूं का निर्यात किया जाता है, राइस का निर्यात किया जाता है ना, तो उस पे थोड़ी सी रोक लगा दी ताकि जो डोमेस्टिक लेवल पे आपूर्ति है वो ज़्यादा हो सके। तो कुल मिला के सरकार जो है एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हुए काफ़ी हद तक अनाज के क्षेत्र में महंगाई को कम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्राइस गेन, खास करके ये जो अनाज है इनमें चिंता का विषय बना हुआ है। वाइल जबकि इन्फ्लेशन इन द लार्जेस्ट वेट इन द फ्लड बास्केट, फ्लड बास्केट का मतलब फूड बास्केट है ना, फ्लड बास्केट नहीं, फूड बास्केट, यानी कि जो भी आपके विभिन्न तरह के फूड हैं है ना, उनको कलेक्टिवली अगर हम कंसिडर करें, सामूहिक रूप से उन सब की बात करें, उसी को कहा गया है फूड बास्केट। फूड बास्केट का मतलब है हर तरह के फूड आ गए आपके उसमें, ठीक है। वाइल इन्फ्लेशन इन द लार्जेस्ट वेट इन द फूड बास्केट टिकड अप, टिक अप का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाना है ना, बढ़ जाना, वृद्धि होना, टू 12.1% इन अक्टूबर। देखो फूड बास्केट यानी कि जो भी आपके खाने पीने के जो भी पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर पदार्थ में वृद्धि कितनी रही, 12.1% फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। और जो सितंबर का महीना आता है ना, प्रीवियस का मतलब है उससे पहले वाला महीना, उसमें टोटल जो आपके फूड आइटम्स होते हैं उनमें किसी एक पर्टिकुलर आइटम में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो 11.5%। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अक्टूबर मंथ में जो भी हमारे टोटल फूड आइटम्स आते हैं उनमें कोई सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में देखने को मिली, किसी एक पर्टिकुलर आइटम में। वो कितनी वृद्धि रही, 12.1% की, जबकि सितंबर में कितनी रही थी, 11.5% है ना, कोई एक आइटम की अगर हम बात करें। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, प्राइस गेन का मतलब है मूल्य में वृद्धि, केम इन का मतलब है थोड़ा सा कम होना है ना, यहाँ पर हमें देखने को मिली है ना, इतनी हुई, इतनी प्राप्त हुई एट 1%। प्राइस गेन्स केम इन एट 1%। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुल मिला के 1% की जो है कमी आई, ठीक है ना। मॉडरेटिंग का मतलब है कम होते हुए, थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए। इन पेस का मतलब है थोड़ी सी चाल, जो इन्फ्लेशन की जो चाल है वो थोड़ी सी कम हुई फ्रॉम सितंबर, सितंबर से थोड़ी सी कम हुई। तो ये जो दे रखा है ना 12.1%, ये अक्टूबर मंथ में टोटल जो आपके फूड आइटम्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई, तो किसी एक पर्टिकुलर आइटम में 12.1% की वृद्धि हुई। और ये जो 11.5% दे रखा है, ये सितंबर महीने में आपके कई जो फूड आइटम्स हैं उनमें किसी एक पर्टिकुलर आइटम में, ठीक है ना, कितनी वृद्धि हुई, 11.5%। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि भाई अक्टूबर में किसी एक खास आइटम में इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, लेकिन ओवरऑल जो है कमी रही 1% की। रिपोर्ट्स ऑफ पैडी क्रॉप्स की, इस तरह की रिपोर्ट्स भी हमें प्राप्त हुई हैं कि जो धान की फसलें हैं है ना, पैडी क्रॉप्स, बीइंग सबमर्ज्ड। देखो बीइंग सबमर्ज्ड का मतलब है कि उनका डूब जाना, कि भाई पानी जो है भर गया उनमें है ना, सबमर्ज का मतलब है पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भर गया। और अफेक्टेड, या फिर जो धान की फसलें हैं वे प्रभावित हुई बाय हैवी रेन, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बारिश हुई उसके कारण धान की फसलें प्रभावित हुई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न हिस्सों में। कपल्ड विथ, और इसके साथ में आप इन फैक्टर्स को भी ऐड कर लो, कपल्ड विथ का मतलब इन्हें भी जोड़ लो, द शॉर्टेजेस ऑफ व्हीट एंड फ्लोर की कमी देखने को मिली, हमें गेहूं में कमी देखने को मिली, आटे में कमी देखने को मिली है ना, दैट हैव पुश्ड अप। तो ये जो कमी हमें देखने को मिली है ना गेहूं और आटे में, इसने क्या किया, पुश्ड अप। पुश्ड अप का मतलब है किसी चीज़ को और ऊपर बढ़ा देना, देयर प्राइसेस। तो क्या हुआ कि भाई ये जो फैक्टर्स हमें देखने को मिले कि हैवी रेन के कारण जो है धान की फसल या चावल जो है वे प्रभावित हुए है ना, फसल का पानी में डूब जाना, इसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हो कि महंगाई पे प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा वीट और ये जो आटा है, गेहूं है, आटा है, उसमें हमें कमी देखने को मिली, इसके कारण इनकी जो कीमतें हैं वे और ऊपर चली गई। तो ये सारी बातें इस ओर सिग्नल करती हैं, इस ओर इशारा करती हैं, मोर वॉलेटिलिटी अहेड, अहेड का मतलब है आगे, इन सीरियल प्राइसेस, कि अनाज की जो कीमतें हैं उनमें आगे आने वाले समय में और ज़्यादा अनिश्चितता बनी रहेगी, है ना, ये इस ओर इशारा करती हैं। विथ S&P ग्लोबल्स लेटेस्ट बिजनेस आउटलुक सर्वे, S&P ग्लोबल्स
है ना, ये S&P जो ग्लोबल है इसके द्वारा जो सर्वे किया जाता है ना, तो उसने जो अपना बिजनेस आउटलुक में जो सर्वे दिया है उसके अनुसार तो S&P ग्लोबल का जो सर्वे है वो इस ओर इशारा करता है, पॉइंटिंग टू एन इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब है और ज़्यादा गहन हो जाना, किसी चीज़ की तीव्रता और ज़्यादा बढ़ जाना। ऑफ वेज, वेज का मतलब है यहाँ पे मजदूरी, वेज प्रेशर्स एंड प्रोड्यूसर्स पास थ्रू। देखो पास थ्रू का मतलब है, आप मान लो आपकी फैक्ट्री है, कच्चे माल, और फैक्ट्री में आप क्या करते हो, जो कच्चा माल खरीदते हो उस कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ा दोगे, तो इसको बोलते हैं पास थ्रू। पास थ्रू इफेक्ट का मतलब है कि ऊपरी लेवल पे किसी क्षेत्र में आप मान लो वृद्धि होती है तो आप क्या करोगे, निचले लेवल पर भी जो है वृद्धि कर दोगे, इसको बोलते हैं पास थ्रू इफेक्ट। तो देखो S&P ग्लोबल का कहना है कि भाई जो है ये दबाव बना रहेगा, किस बात का, वेज प्रेशर, कि जो जो भी मजदूर हैं जो काम करते हैं ना, उनको जो मजदूरी देनी है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो वेज प्रेशर है इसके कारण क्या होगा, जो भी निर्माता हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वे क्या करेंगे, वे पास थ्रू कर देंगे, भाई उन्हें भी तो प्रॉफिट कमाना है ना, तो वे फाइनली क्या करेंगे, पास थ्रू, है ना, वो जो कीमत बढ़ेगी यानी कि जो वेज बढ़ेगी मजदूरों की, ठीक है, उसी के अनुसार वे क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी अथॉरिटीज़ हैं हमारे, है ना, मौद्रिक नीति से जुड़े हुए, वे इस बात को अलाउ नहीं कर सकते, दे कैन इल अफोर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड, कि वे जो है असावधान हो जाएं। ध्यान रखना, ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब है कि आपने अपनी अलर्टनेस को खो दिया। इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है ना, इस बात को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, इस बात को हम जो है वहन नहीं कर सकते कि ड्रॉप वंस गार्ड, यानी कि हम जो है अलर्टनेस को खो दें, यानी कि अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है।